नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन टूटने को बताया अफसोसजनक। जनादेश का सम्मान न करने पर उठाए सवाल। नीतीश ने कहा प्रधानमंत्री के मुकाबले नहीं है कोई नेता। संसद में फिर उठा गुजरात का मामला। कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। बीजेपी ने विधायकों को बेंगलुरु ले जाने पर उठाए सवाल। विपक्ष का सरकार पर गोरक्षकों को बढ़ावा देने का आरोप। कहा भीड़ हिंसा में अल्पसंख्यकों और दलितों पर निशाना। गृह राज्य मंत्री ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। अब 5 अगस्त तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न। करदाताओं की सहूलियत के लिए फैसला। 31 अगस्त तक पैन कार्ड और आधार को लिंक करना जरूरी। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ी तनातनी। 1 सितंबर तक 755 अमेरिकी राजनयिकों की वापसी पर अड़े पुतिन। नए प्रतिबंधों पर जल्द हस्ताक्षर करेंगे ट्रंप। और आइए देखते हैं पहली खबर। राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और रूस के संबंधों में बेहतरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ये उम्मीद अब टूटती दिख रही है। तल्खी बढ़ती जा रही है और अब रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद ये और बढ़ गई है। इसके बाद रूस ने अमेरिका से राजनयिकों की संख्या में भारी कटौती करने को कहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने 28 जुलाई को ये वीडियो जारी करके अमेरिका को राजनयिकों की तादाद में भारी कमी करने को कहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका को 1 सितंबर तक रूस में मौजूद अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों की संख्या में 755 लोगों की कमी करनी होगी। 1 सितंबर के बाद ये तादाद 455 तक करने को कहा गया है। रूस पर अमेरिका की पाबंदियों वाला विधेयक पारित होने के बाद ये कदम उठाया गया है। पुतिन ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि स्थितियां जल्द बदलेंगी, लेकिन ये काम जल्द पूरा होने वाला नहीं है। रूस कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन अमेरिका घरेलू राजनीति में दखल के गलत आरोप ही लगा रहा है। रूस में अमेरिका के 1000 से अधिक राजनयिक और कर्मचारी हैं। ये लोग मॉस्को के दूतावास और 3 वाणिज्य दूतावास में काम करते हैं। इनमें अमेरिका से आए लोग और रूसी कर्मचारी भी शामिल हैं। रूस ने अमेरिकी कर्मचारियों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी बंद कर दी हैं। अमेरिका ने इसे गैर जरूरी बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस फैसले के असर की समीक्षा कर रहे हैं। Well, the president's made it very clear that Russia's destabilizing activities, its support for rogue regimes, its activities in Ukraine are unacceptable. And the president made it very clear that very soon he will sign the sanctions from the Congress of the United States to reinforce that. अमेरिकी सीनेट ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने राष्ट्रपति चुनाव में दखल दिया था। साथ ही यूक्रेन में रूस की गतिविधियों के लिए भी नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व राजदूत विवेक काजू साहब जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, वजह क्या दिख रही है? और ऐसा लगता था कि ट्रंप साहब और पुतिन के बीच में जिस तरीके की खबरें आई थी चुनाव के दरमियान कि ट्यूनिंग अच्छी है, संबंध अच्छे हैं, लेकिन दिख रहा है ठीक उसका उल्टा। देखिए, ट्रंप जब से ये इल्ज़ाम लगने लगा कि ट्रंप साहब के कैंपेन और रूस की सरकार मिलके अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप कर रही थी, तब से ट्रंप साहब बहुत डिफेंसिव पर हैं, क्योंकि ये इल्ज़ाम जो हैं वो उनके परिवार के सदस्यों पर हैं, उनके निकट सहयोगियों पर हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो रूस के खिलाफ और कड़े कदम उठाते जाएं, क्योंकि जो अमेरिकी कांग्रेस ने कदम उठाया है और सैंक्शन बढ़ाए हैं, उसके निशाने पे रूस तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके निशाने पे ट्रंप भी है। और ट्रंप के खिलाफ जो एक गुस्सा है, क्योंकि अमेरिका में ये विश्वास है कि ट्रंप का कैंपेन इससे सब मिला था, रूस से मिला हुआ था। तो ये
इसलिए मुझे लगता है कि अब तल्खियां बढ़ेंगी, मुश्किलें रूस और अमेरिका में बढ़ती जाएंगी। और पुतिन ने बहुत सब्र दिखाया, लेकिन अब उनका लगता है कि उनके सब्र भी टूट रहा है और ये विश्व के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या विवेक काजू साहब कि ट्रंप साहब असल में जो आपने कहा अमेरिकी कांग्रेस का इतना दबाव है और ट्रंप साहब चाहते हुए भी उस दबाव से बाहर नहीं निकल सकते और एक पब्लिक जो पोस्चरिंग है उसके लिहाज से उन्हें उस कदम को आगे बढ़ाना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है उनके पास? आप देखिए, जो आपने टिप्पणी, जो व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन की टिप्पणी आपने चलाई, उससे भी ये साफ जाहिर है। अब नया राग अलापने लगे हैं ट्रंप। यूक्रेन के मामले में अब साफ साफ कहने लगे हैं कि रूस को पीछे हटना पड़ेगा। पहले वो जरा इससे हिचकते थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि पुतिन के साथ, जैसे उन्होंने कहा, वी कैन डू बिजनेस टुगेदर, लेकिन अब मुझे लगता है कि दबाव उन पर बहुत ज्यादा है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्थिर नहीं हो पाया है, उसमें फेरोबदल चलता जा रहा है, दिनों दिन चलता जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए मुझे उनके पास कोई और चारा नहीं है, बट वो जो रास्ता अब कांग्रेस ले रही है उसी पे चलें। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये दर्दनाक है, क्योंकि विदेश नीति के मामले में जो नेतृत्व होना चाहिए वो अमेरिकी राष्ट्रपति का होना चाहिए, कांग्रेस का। कुछ लोग इस वक्त साफ जाहिर है कि इनिशिएटिव अब कांग्रेस के पास है। कुछ लोग ये कहते हैं विवेक साहब कि राजनीतिक दक्षता यानी कि एक्सपीरियंस ना होना एक बड़ी वजह है इस तरह के मसलों को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है? एक अनुभव के साथ साथ एक पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट भी होती है। मुझे लगता है ट्रंप साहब में वो अभाव है। हाँ, कुछ परिस्थितियां बनी जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गए, चुनाव जीत गए। अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक रोष था, एक घबराहट थी, उसका ट्रंप साहब ने फायदा उठाया। लेकिन चुनाव जीतना एक बात है, राजनीतिक दक्षता, जो आपने शब्द बिल्कुल ठीक प्रयोग किया, वो दिखाना, दूरंदेशी दिखाना, लोगों के साथ जोड़ के चलना, वो अलग बात है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही प्रशासन को, अपने प्रशासन के अधिकारियों को आने के 6 महीने के अंदर बदलता जाए, एक बार नहीं कई बार, तो फिर उससे जो एक मैसेज जाती है, सिग्नल जाता है, वो ये है कि ये अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए। और सर इस तरह जो रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं, दो बड़ी शक्तियां हैं इस वक्त, कैसे आप देखते हैं इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर, और ख़ास तौर पर जिस तरह से सामरिक, मैं कहूँ कि एक बहुत ही कशमकश चल रही है कई सारे देशों के बीच, और ख़ास तौर पर अमेरिका एक तरफ है। विश्व को इस वक्त महाशक्तियों का मेल झोल, संतुलन की ज़रूरत है। कई ऐसे विषय हैं मानवता के सामने, पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, जिसमें अगर जैसे आप देखें, एनवायरनमेंट का है, टेररिज्म का है, इन सब विषयों पर सहयोग ज़रूरी है। अगर ये दरार पड़ती गई, बढ़ती गई, तो फिर इसका दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक काजू साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। लोकसभा में आज विपक्षी दलों ने भीड़ की ओर से हो रही हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी और सरकार ने विपक्ष पर इन मुद्दों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार के जवाब से संतुष्ट कांग्रेस समेत कई दलों ने वॉकआउट किया। लोकसभा में सोमवार को नियम 193 के तहत देश में भीड़ की ओर से हो रही हिंसा की घटनाओं के मुद्दे पर चर्चा की गई। बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे मामलों की निंदा की है, लेकिन राजनीति के चलते इस मामले में केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। We have
issued clear advisory to all the states and union territories of the country that mob lynching or anything related to that will not be acceptable. चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई दलों ने बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर देश में भय के माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हम पूछते हैं इस सदन के लीडर से, मिनिस्टर से, क्या एक्शन आपने लिया? आप बात कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हैं एक, करते हो दूसरा। 2010 to 17, 97% of the attacks were after BJP came to power, and 52% of the attacks were from BJP ruled state. We are united, we were united, and we shall remain united for India, not for certain people's dreams. अगर जुनैद को कोई हत्या कर रहा है तो वो हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर क्यों करे? वो हत्यारे हैं। और देश की सरकार हो या हमारे विरोधी पक्ष हो या पत्रकार हो, सबको ये कहना चाहिए हत्यारे हत्यारे हैं। तो मैंने कहा धर्म के नाम पर भी अत्याचार है, हिंदू समाज के नाम पर, ईसाई और हिंदू के नाम पर, क्रिश्चियंस के, सिखों के नाम पर। दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं समझता हूं केवल वो लिंचिंग नहीं है, बल्कि इसको समग्रता में देखने का काम करिए और इसको समूल नाश कैसे हो, इस पर सदन में विचार होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक स्वर से सभी राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना, अपील करना चाहिए कि जिनके यहाँ इस तरह की कोई घटना घटे 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई करो। देश भर में भीड़ की ओर से अत्याचार और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दलों के नेता चिंता जाहिर कर चुके हैं। विपक्षी दल इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाते रहे हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद में सोमवार को भी गुजरात में कांग्रेस विधायकों का मुद्दा उठा। राज्यसभा में इस पर भी अवरोध हुआ। कांग्रेस का आरोप था कि गुजरात पुलिस विधायकों को धमका रही है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात के कांग्रेस विधायकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर असर डालने के लिए कांग्रेस विधायकों का अपहरण किया जा रहा है। मधुसूदन मिस्त्री ने कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसे खारिज कर दिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज जब गुजरात का आम आदमी बाढ़ से त्राही कर रहा है, उनका एमएलए, उनका रिप्रेजेंटेटिव हॉलिडे होम में, हॉलिडे रिसोर्ट में एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो आप उस पर चर्चा कर लो। लोकसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात में कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी दबाव डाल रही है। ऐसा एमएलए का खरीद फरोख्त होते चला, एमएलसी का क्या बड़ा सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर बयानबाजी हुई। बीजेपी कहती हम चोरी नहीं करते। जिस कैंडिडेट के पास 14 एमएलए सरप्लस हो और वहां रूलिंग पार्टी खड़ा करे तो उसका मतलब है चोरी। गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा सही कोई मान सकता है, बेंगलोर में क्यों बंद कर रखे हैं? वहां तो उनकी सरकार है भैया, वहां तो घूमने दो बेचारों को, कमरों में बंद कर क्यों रखा है? गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु में एक रिसोर्ट में रख रखा है। यहां 8 अगस्त को 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस ने 1। तीसरी सीट को लेकर दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जेडीयू नेता शरद यादव ने बिहार में बीजेपी से गठबंधन पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में अप्रिय स्थिति बनी है जो अफसोसजनक है। उनके बयान पर जेडीयू ने कहा कि बिहार में जनादेश सुशासन के लिए मिला था।
जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सोमवार को बिहार में बीजेपी से गठबंधन पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को जनादेश के खिलाफ बताया। जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है देश के बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। शरद जी के मन में बहुत पीड़ा है और उस पीड़ा को कहीं न कहीं जो है उन्होंने प्रदर्शित भी किया है और यह मजबूत संभावना है कि शरद जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जो है शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष का बयान ऐसे वक्त आया है जब पार्टी के कई नेता बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में शरद यादव विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इनमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता शामिल हैं। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शरद यादव से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश कर चुके हैं। जेडीयू का कहना है कि बिहार का जनादेश ईमानदार सरकार के लिए था। बिहार का मैंडेट स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध था और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, लोहिया जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन सरकार गिराने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? इस बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जेडीयू बीजेपी सरकार के गठन को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में बहुमत का फैसला होने के बाद याचिका पर अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महागठबंधन से बाहर निकलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर वो आरजेडी के साथ सरकार चलाते तो ये भ्रष्टाचार से समझौता होता। नीतीश ने कहा कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर कोई भी सफाई नहीं मांगी, लेकिन वो चाहते थे कि लालू यादव और उनका परिवार आरोपों का जवाब दे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि 2019 में उनके मुकाबले कोई दूसरा नेता नहीं है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ये समय सीमा आज खत्म हो रही थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकरदाताओं को हो रही दिक्कत को देखते हुए कदम उठाया गया। ये फैसला राजस्व विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बैठक के बाद हुआ। इस बीच प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आधार और पैन कार्ड को 31 अगस्त तक लिंक किया जा सकता है, लेकिन आधार पैन लिंकिंग के बाद ही आयकर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।